बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकेंड में जो अपन बात कर रहे थे पहले, वो भारतीय शासन और राजनीति वाले पेपर में भारत केंद्रीय कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की पूरी चर्चा मैं कर चुका था। राष्ट्रपति की कार्यशक्ति, निर्वाचन, उपराष्ट्रपति, महाभियोग की प्रक्रिया और इसके बाद प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की भी मैंने विस्तार से चर्चा की थी। किस प्रकार प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री के कार्य क्या है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का कैसे गठन करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भारत है उसने ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर यानी कैबिनेट सिस्टम को अपनाया है संसदीय व्यवस्था के तहत, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जो है वो व्यावहारिक रूप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली पद होता है। अब इसके बाद इस कार्यपालिका के बाद अपन एक चीज में और मेंशन कर दूं यहाँ पर कि यद्यपि भारत में उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का पद राजनीतिक कारणों से कई अवसरों पर सृजित किया जाता रहा है। उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते रहे हैं। आजादी के तुरंत बाद हम देखते हैं कि पहले कैबिनेट में ही उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल को शपथ दिलाई गई थी। फिर कालांतर में अनेक अवसरों पर, चाहे वो इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मोरारजी देसाई हो, या फिर जगजीवन राम हो, या बाद में चौधरी चरण सिंह हो, या फिर उसके बाद में चौधरी देवीलाल हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, ये सभी जो है ना उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। और उप प्रधानमंत्री का पद राजनीतिक रूप से ही ज्यादा ये एक प्रकार से प्रासंगिक है, क्योंकि जब भी एक वरिष्ठ व्यक्ति को राजनीतिक रूप से मुख्य धारा में लाना होता है, या उनको महत्व देना होता है, या उनको राजनीतिक रूप से संतुष्ट करना होता है, प्रायः ऐसा देखा गया है कि जो साझा सरकारें हैं, जब गठबंधन की सरकारें रही है या सरकारें अल्पमत में रही है, तब इस प्रकार के पद रहे हैं। हालांकि कई अवसरों पर बहुमत के शासन में भी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। ये अब इसके बाद जो है अपन चलते हैं अब केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी कि संसद की। भारत की संसद जो है वो एक भारत की सर्वोच्च व्यवस्थापिका है, भारतीय संघ की सर्वोच्च व्यवस्थापिका है, और संसद द्वारा बनाए गए कानून का प्रभाव संपूर्ण देश में है। यह भी है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून का यदि किसी प्रकार का विरोधाभास होता है राज्य के द्वारा, राज्य विधानमंडलों के द्वारा पारित किए गए कानूनों से, तो अंततः जो संसद का कानून है, संसद का कानून के द्वारा बनाया गया कानून है और राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत कानून है, वह ही अंततः मान्य होगा। जो संसद, भारतीय संसद है, वो उसके 3 अंग हैं। यद्यपि अपन सभी जानते हैं सामान्यतः कि 2 अंग है, लेकिन 3 अंग है। एक उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है। यद्यपि राष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य होता है और न ही वह संसद की किसी कार्रवाई में प्रत्यक्ष भाग लेता है, सिवाय इसके कि वर्ष के प्रथम संसदीय अधिवेशन में वो दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को में अभिभाषण करता है। इसके अलावा वो कभी सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन फिर भी वो इसका अभिन्न अंग है। ये ध्यान रखने की बात है। अब संसद के जो 2 सदन हैं, उनकी चर्चा करें सबसे पहले। तो राज्यसभा, उच्च सदन यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों की सभा। भारत एक संघीय देश है। हम सभी जानते हैं कि भारत छोटे छोटे और बड़े बड़े अनेक आकारों के प्रांतों यानी राज्यों का एक संघ है। अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऐसे इन सभी से मिलकर भारतीय संघ बना है, और भारतीय संघ में जितने भी राज्य हैं, जितने भी प्रांत हैं, उनको केंद्रीय व्यवस्थापिका में उचित महत्व और स्थान दिया जाए, इसलिए राज्यसभा उच्च सदन के रूप में संविधान ने दिया है, और जिसके अंतर्गत जनसंख्या के अनुपात में आनुपातिक रूप से अलग अलग प्रांतों को, अलग अलग राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। हम देखते हैं कि जहां सिक्किम, जहां नागालैंड, जहां मिजोरम को एक एक सीटें हैं राज्यसभा में, वहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को 34 सीटें हैं राज्यसभा में, है ना। तो ये
इस प्रकार से राजस्थान को 10 सीटें हैं। तो जनसंख्या के अनुपात में सीटों का निर्धारण किया गया। ये थोड़ा सा विपरीत है, थोड़ा सा अलग है अमेरिकी संघीय व्यवस्था से, जहां पर अमेरिका में जो उच्च सदन है सीनेट, वहां पर सभी राज्यों को, चाहे वो छोटे राज्य हो बड़े राज्य हो, सभी को एक समान प्रतिनिधित्व दो दो सदस्यों का दिया गया है। भारत में इसके विपरीत अनुपातिक जनसंख्या के अनुपात में सदस्य संख्या दी गई है। जो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है, अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250 प्लस 2, यानी कि 250 निर्वाचित और 2 मनोनीत। वर्तमान में जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो है 243 प्लस 2, यानी कि 243 विभिन्न प्रांतों से निर्वाचित और दो दो नहीं दो नहीं माफ कीजिएगा, 238 जो है वो निर्वाचित और 12 मनोनीत। ये 250 अधिकतम संख्या राज्यसभा की हो सकती है। 12 समाज के विभिन्न वर्गों से जो उत्कृष्टता प्राप्त किए हुए व्यक्तित्व हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और 238 विभिन्न प्रांतों से जो निर्धारित संख्या है वो निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में ये सदस्य संख्या है 243 प्लस 2, यानी 243 नहीं, वर्तमान में जो संख्या है वो है कुल मिलाकर 238 और 12 250 की संख्या मनोनीत, 212 मनोनीत, 238 निर्वाचित। अब ये अलग अलग प्रांतों की अलग अलग सदस्य संख्याएं हैं। जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष है राज्यसभा के लिए, क्योंकि इसमें जो प्रांत की विधानसभाएं हैं, राज्यों की विधानसभाएं हैं, उसके सदस्य ही अपने प्रांत से निर्धारित राज्यसभा सदस्यों को का चुनाव करती है, और उसके लिए एक निश्चित कोटा तय किया जाता है कि उस प्रांत से निर्वाचित सदस्यों के लिए निर्वाचित होने के लिए इतने मतों का, इतने सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। राज्यसभा के चुनाव में थोड़ा चुनाव डिफरेंट है, अलग है लोकसभा के चुनाव से, प्रत्यक्ष विधानसभा या लोकसभा के चुनाव से। ये प्रणाली अप्रत्यक्ष है और ये वरीयता के आधार पर भारित मतदान है, वरीयता के आधार पर मतदान है, जिसमें प्रत्येक सदस्य वरीयता के आधार पर मत करता है और फिर वो उसकी गणना होती है। और ये मतदान यद्यपि पहले गुप्त था, अब लेकिन राज्यसभा का जो मतदान है वो ओपन है, यानी कि जो सदस्य हैं, जो निर्वाचक हैं, जो एमएलए हैं, वो मतपत्र गोपनीय नहीं रखते हैं, वो मत दिखाकर वोट करते हैं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस प्रकार से कुछ वर्षों से राज्यसभा के चुनाव में 90 के दशक में बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके कारण से संभवतः ये ओपन बैलेट किया गया। राज्यसभा के जो सभापति हैं वो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी वर्तमान में वेंकैया नायडू इसके सभापति हैं। जो उपराष्ट्रपति हैं वो इसके सभापति हैं। और यद्यपि ये भी याद रखने योग्य बात है कि जो उपराष्ट्रपति यानी जो सभापति है वो राज्यसभा यानी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, और इन्हीं राज्यसभा के सदस्यों में से आपस में मिलकर एक उपसभापति का भी निर्वाचन किया जाता है, जो वर्तमान में डॉक्टर हरिवंश जो है वो उपसभापति। ये सभापति उपसभापति होते हैं एक एक, और इसके बाद एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं, तो इन दोनों की अनुपस्थिति में सदन का कार्यभार देखते हैं। सामान्यतः एक साल में 6 सदस्यों का एक पैनल बनता है, वरिष्ठ सदस्यों का, जो बारी बारी से उस सभापति उपसभापति की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं। राज्यसभा एक अप्रत्यक्ष सदन है, उच्च सदन है, इसलिए नेचुरली स्वाभाविक रूप से लोकसभा की तुलना में इसके कार्य, इसकी शक्तियां कम है, लेकिन कई मायनों में ये महत्वपूर्ण भी है। इसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि जो कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक है, वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि दोनों सदनों से पारित न हो जाए। और ये जो विधेयक है वो किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो। राज्यसभा इसको पारित करने के बाद लोकसभा भेजेगी, लोकसभा अपने बिल को पारित करने के बाद राज्यसभा भेजेगी, और तदुपरांत पारित होने के बाद दोनों सदनों से राष्ट्रपति की
स्वीकृति के लिए जाएगा, स्वीकृति के बाद कानून बनता है। तो ये जो है राज्यसभा का महत्व इसलिए है, सिवाय इसके कि वित्त विधेयक में राज्यसभा की शक्तियां सीमित है। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से वो सिर्फ और सिर्फ वित्त विधेयक और धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हो सकते हैं, जैसे बजट, और राज्यसभा में इनको भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा को इनको स्वीकृति देनी ही होती है। और यदि 14 दिन तक स्वीकृति नहीं देते, स्वीकृति मान भी लिया जाता है। तो इसलिए वित्त और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के अधिकार निश्चित रूप से कम है। अन्यथा राज्यसभा के अधिकार लोकसभा के जैसे ही हैं, बहुत हद तक। कुछ इस ऐसे भी प्रावधान है जिसमें राज्यसभा को ही एक्सक्लूसिव अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 312 के तहत नए अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रस्ताव का बिल सबसे पहले राज्यसभा ही इनिशिएट कर सकती है। तो ये जो है राज्यसभा का महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके अतिरिक्त भी कई शक्तियां, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा।